नमस्कार। आज हम हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में जो संकट चल रहा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी घटना जिसमें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देने का दम है। तो कहानी की शुरुआत होती है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से। असल में ये दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में गिना जाता है और हुआ यह है कि ईरान ने इसे असरदार तरीके से बंद कर दिया है। अब इस एक नाकेबंदी के जो नतीजे हैं वो पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। इससे पेट्रोल डीजल से लेकर हमारे खाने पीने की चीजों तक सब कुछ, सचमुच सब कुछ महंगा होने का खतरा पैदा हो गया है। तो चलिए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। आखिर यह हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य है क्या, और इसका बंद हो जाना दुनिया के लिए इतनी बड़ी खबर क्यों बन गया है? देखिए, जलडमरू मध्य या जिसे स्ट्रेट कहते हैं, वो पानी का एक बहुत ही संकरा सा रास्ता होता है जो दो बड़े समंदरों को जोड़ता है। इसे एक चोक पॉइंट भी कहते हैं क्योंकि अगर ये बंद हो जाए तो पूरा का पूरा ट्रैफिक रुक जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी हाईवे पर जाम लग जाता है। और पता है, ये कोई छोटा मोटा जाम नहीं है। दुनिया का करीब करीब 30% तेल, जी हां 30%, इसी एक रास्ते से होकर गुजरता है। अब जरा सोच कर देखिए कि दुनिया की 1/3 तेल सप्लाई अगर एक ही जगह पर अटक जाए तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये कितना कितना बड़ा झटका हो सकता है। और मामला सिर्फ कच्चे तेल तक ही सीमित नहीं है। इस जाम ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को, यानी सामान के आने जाने के पूरे नेटवर्क को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया है। इस जलडमरू मध्य में ना हर तरह के जहाज फंसे हुए हैं। बड़े बड़े बल्क कैरियर हैं जिनमें अनाज और कोयला लदा हुआ है। कंटेनर शिप्स हैं जिनमें हमारा रोजमर्रा का सामान आता है। और तो और विशाल गैस कैरियर जो हमारे घरों और गाड़ियों के लिए ईंधन लेकर आते हैं, वो भी वहीं अटके पड़े हैं। अच्छा, गैस की बात चली है तो ये समझना बड़ा दिलचस्प है। हमारे घरों में पाइप से जो पीएनजी आती है, गाड़ियों में जो सीएनजी भरती है, और जो गैस इन बड़े बड़े जहाज़ों में आती है यानी एलएनजी, ये तीनों हैं तो नेचुरल गैस ही। बस फ़र्क इतना है कि इन्हें अलग अलग दबाव और तापमान पर स्टोर किया जाता है ताकि इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। एलएनजी को तो लिक्विड बनाकर ही इतना लंबा समुद्री सफ़र तय कराया जाता है। चलिए अब जरा इस सिचुएशन के जियोपॉलिटिकल एंगल को देखते हैं, जहां ये एक मामूली समुद्री जैम से कहीं ज्यादा एक इंटरनेशनल चेस गेम बन जाता है। ईरान की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ नजर आती है। पहला, पानी के नीचे माइंस बिछाकर रास्ता ब्लॉक कर दो। दूसरा, एक शर्त लगा दो कि भाई ट्रेड अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि चीनी युवान में होगा। और तीसरा, तेल ले जाने के जो दूसरे रास्ते हैं जैसे कि पाइपलाइंस, उन पर भी हमला कर दो। मतलब चारों तरफ से नाकेबंदी। तो इस शतरंज की बिसात पर हर खिलाड़ी अपनी अपनी चाल चल रहा है। ईरान को अपना दबदबा बनाना है, अमेरिका चाहता है कि तेल का फ्लो बना रहे, जो अरब देश हैं वो अपने एक्सपोर्ट को बचाने के लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं, और हाँ, चीन तो ईरान को सपोर्ट कर रहा है ताकि उसकी एनर्जी सप्लाई भी चलती रहे और साथ ही साथ युआन को भी बढ़ावा मिले। मतलब ये एक इतना उलझा हुआ जाल है ना, जहां हर किसी के अपने अपने इंटरेस्ट दांव पे लगे हैं। इस ग्लोबल खींचतान के बीच अब हम ये देखते हैं कि इस सबका भारत पर क्या और कैसा असर पड़ रहा है। भारत और ईरान के रिश्ते ना हमेशा से ही बड़े उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। एक तरफ 1965 में ईरान के शाह ने पाकिस्तान का साथ दिया, तो दूसरी तरफ क्रांति के बाद खुमैनी की सरकार ने कश्मीर पर भारत का समर्थन किया। लेकिन हाल ही में 2019 में अमेरिकी दबाव के चलते भारत को ईरान से तेल लेना बंद करना पड़ गया। इसी दबाव का एक और बड़ा उदाहरण था ईरान पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन का रद्द हो जाना। इससे अमेरिका भारत संबंधों के नेचर पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर ये दोस्ती है या कुछ और। पता है, इस एक फैसले की वजह से भारत को कई बड़े आर्थिक फायदे गंवाने पड़े। ईरान से 12% सस्ता तेल मिलता था, पेमेंट के लिए 60 दिन का समय मिलता था, और सबसे बड़ी बात, पेमेंट भारतीय रुपए में हो सकती थी। इतना ही नहीं, शिपिंग और बीमा भी मुफ्त था। और ये सब देखते हुए ही अब एक नई और एक आज़ाद विदेश नीति की बात जोर पकड़ रही है। देखिए, रणनीतिक स्वतंत्रता का एक उदाहरण हमें नेविगेशन सिस्टम में देखने को मिलता है। जहां चीन का बेडू सिस्टम 34 सैटेलाइट्स के साथ पूरी दुनिया को कवर करने की तरफ बढ़ रहा है, वहीं भारत का नाविक सिस्टम अभी भी रीजनल है और उसके लॉन्च किए गए 7 में से केवल 4 सैटेलाइट ही काम कर रहे हैं। और इसी पूरे संदर्भ में ये बात कही जाती है कि संस्कृति बचानी है तो शास्त्र उठाओ, और अगर राष्ट्र बचाना है तो शस्त्र उठाओ। ये बात आज के जियोपॉलिटिकल हालात को भारत के लिए एक बहुत ही अहम मोड़ के तौर पर दिखाती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है
कि जब दुनिया में समीकरण रोज बदल रहे हों तो कोई भी देश अपनी फौरी आर्थिक जरूरतें, अपने पुराने रिश्तों और भविष्य के रणनीतिक लक्ष्यों के बीच एक बैलेंस कैसे बनाए। लगता है इस जटिल खेल में आसान जवाब होते ही नहीं है।